नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच में, और हमारे साथ हैं एग्ज़ाम ब्रांच के OSD प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। आज सबसे पहले तो आपको सर जो है वो शुभकामनाएं जो है आगामी कॉन्वोकेशन के लिए, जिसकी तैयारियों में आप व्यस्त हैं और हमारे लिए समय निकाला। नमस्कार। आज थोड़ी सी गले में और नाक में मेरी प्रॉब्लम है, तो शायद आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन कुछ सवाल हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने पूछे हैं। मैं उनके जवाब एक एक करके देने की कोशिश करूँगा। एक विद्यार्थी ने ये पूछा कि मैं BSc लाइफ साइंस की स्टूडेंट हूँ, 2021 में मेरा एडमिशन हुआ और मैं एक पर्टिकुलर पेपर ज़ूलॉजी के पेपर में इम्प्रूवमेंट करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी दोबारा देना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के साथ? नहीं, आप जो आपके प्रैक्टिकल के ग्रेड हैं वो आप अपने रिटेन कर सकते हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप थ्योरी के इम्प्रूवमेंट के लिए प्रैक्टिकल का इम्प्रूवमेंट आप दें। इसमें थोड़ा सा बदलाव ये हो जाता है कि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं, थ्योरी में पास हैं और नेट भी पास है तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको थ्योरी की इम्प्रूवमेंट साथ में देनी पड़ेगी। उसका विपरीत ट्रू नहीं है कि आप थ्योरी की इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं और प्रैक्टिकल के पुराने मार्क्स रिटेन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल के पुराने ग्रेड आपके रिटेन हो जाएंगे। एक बच्चे ने पूछा कि अगर मैं अनफॉर्चुनेटली अनफेयर मीन केस में पकड़ा जाता हूँ, यानी कि कोई ऐसी अनवांटेड सामग्री मेरे से प्राप्त होती है कॉपी करते हुए या मेरे पोजीशन में, जिसकी वजह से मेरा UFM बन गया, तो क्या इसका इफ़ेक्ट मेरी सरकारी जॉब पे पड़ेगा? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम के हिसाब से UFM डील करते हैं। उसके लिए तो जहाँ पे आप नौकरी चाहते हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो बता पाएंगे। इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कई तरह के UFM बनते हैं, कभी कभी क्रिमिनल केस भी बन जाता है। तो वो जिस जगह पे आप नौकरी चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। अदरवाइज़ हमारे लिए ये एक UFM का प्रोसेस है और जो हम अपने ऑर्डिनेंस 10 के तहत उस पर उचित कार्यवाही करते हैं। एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा, क्या आने वाले कन्वोकेशन? हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस दिल्ली विश्वविद्यालय ही शायद पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसने अपने 101 वर्ष में 100वीं कन्वोकेशन कर रहा है। 1922 में ये विश्वविद्यालय दिल्ली में बना था और पहली कन्वोकेशन 1923 में हुई थी, और अब 100वीं कन्वोकेशन जो 1923 की है वो 2023 की है, जो हमारी 2024 को हो रही है। तो हमारे बिना ब्रेक किए हुए पूरी 100 कन्वोकेशन हुई है। इस कन्वोकेशन में क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे रेगुलर स्टूडेंट और SOL के स्टूडेंट मिला के तकरीबन 1.5 लाख से 1.25 लाख स्टूडेंट हो जाते हैं, और इन सबको बुला के फिज़िकल में डिग्री देना शायद ये इम्पॉसिबल है। तो हम सिर्फ इस कन्वोकेशन में जो हमारे जितने कोर्सेज चलते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, और उन कोर्सेज पे हम जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं अर्थात जो टॉपर होते हैं उनको सिर्फ बुलाते हैं, और इन पर्सन जिन लोगों ने मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की होती हैं उनको, और जो हमारे यहाँ से PhD करते हैं उनको हम पर्सनल रूप में बुला के उनको डिग्री दी जाती है। इसका मतलब है कि जो भी बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट है वो किसी भी कॉलेज का हो, कॉलेज का मतलब सिर्फ रेगुलर कॉलेज नहीं है, हमारे लिए SOL भी एक कॉलेज है। अगर उसका कोई स्टूडेंट अपने कोर्स में टॉप करता है तो उसको भी हम बुलाते हैं। उसमें मैंने जैसे आपके ही श्रृंखला में एक स्टेटमेंट से बच्चों को बताने की कोशिश की थी कि स्टूडेंट चाहे वो SOL का हो चाहे वो रेगुलर हो, उनकी डिग्री सेम होती है। अगर डिग्री सेम है तो उनका जो टॉपर निकलता है वो SOL और रेगुलर के बच्चों को मिला के जो टॉप करता है उसको होता है। इवन पास में भी इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे SOL से गोल्ड मेडलिस्ट निकले और वो कन्वोकेशन में आते हैं और अपना गोल्ड मेडल जो हमारा विशेष अतिथि होता है उसके हाथ से लेते हैं। इस बार भी अभी तक जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि 2 ऐसे कोर्सेज हैं SOL के
जो कि रेगुलर और एसओएल को मिला के एसओएल के बच्चे टॉप किए हैं, तो वो 2 बच्चे जो एसओएल के हैं वो भी इस बार आएंगे और वो भी गोल्ड मेडल जैसे बाकी बच्चे रिसीव करते हैं वो भी रिसीव करेंगे। लेकिन हाँ, बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स की कन्वोकेशन होने के बाद डिग्री उनके कॉलेज में भेज दी जाती है, एसओएल की डिग्री एसओएल में भेज दी जाएगी। तो कन्वोकेशन के बाद वो डिग्री ले सकते हैं अपने कॉलेजेस से, और अगर उनको जब तक वो डिग्री नहीं मिलती है तो जिस दिन कन्वोकेशन होती है उसी दिन आप एक डिजिटल डिग्री जो कि इसका प्रोविज़न दिल्ली विश्वविद्यालय में है, वो आप एक नॉमिनल फ़ीस देके डाउनलोड कर सकते हैं रिमोटली अपने घर में बैठ के। तो डिग्री आपको सेम मिलेगी, डिजिटल डिग्री का प्रोविज़न है, लेकिन कन्वोकेशन में सिर्फ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट जिस कोर्स के टॉपर होते हैं, चाहे वो रेगुलर कॉलेज हो चाहे वो एसओएल के हों, उनको हम निमंत्रण करते हैं और उनका निमंत्रण पत्र 1-2 दिन में उन बच्चों को चला जाएगा। एक क्वेश्चन आपने पूछा जो कि शायद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और मैं मानूंगा कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है एबीसी। ये सही में एबीसी है, अर्थात एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यानी कि जैसे बैंक में आप कोई चीज़ संभाल के रख लेते हैं, जो भी कोर्स आपने किया उसके क्रेडिट और उसके ग्रेड आपके नाम से, आपके यूनिक आईडी के नाम से उस बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे। अर्थात जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस बच्चे ने भी इस पिछले 2 साल में एडमिशन लिया है, उनका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म खुलने से पहले ही उनका ABC आईडी बन गया, और जैसे ही उनका रिज़ल्ट बन जाता है तो कुछ वक्त में उनका रिज़ल्ट उस बैंक में जमा हो जाता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका बहुत सिंपल सा फ़ायदा है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई इनिशिएटिव हैं। एक उसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव है पेपरलेस। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वो कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए आप। सर ये घर रह गया, ये आप मेरे पास फ़ोटो कापी है। मैं अपना ओरिजिनल आरसी गाड़ी में नहीं रखता क्योंकि चोरी हो गई तो मेरी ओरिजिनल आरसी भी चोरी हो गई, रजिस्ट्रेशन बुक भी चोरी हो जाएगी। मैंने फ़ोटो कापी रखी है। तो जो अधिकारी है, जो पुलिस वाला है या और भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, वो कहती है ये तो फ़ोटोकॉपी है, ये तो टेम्पर्ड भी हो सकती है, आपने अपना नाम लिख लिया हो। तो इसका समाधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला, जो एक सिंपल से तरीके में। इसके कई प्लेटफॉर्म हैं। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है डिजी लॉकर, यानी कि एक लॉकर है, डिजिटल लॉकर है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल फॉर्म में उस डिजी लॉकर में अवेलेबल है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स परिवहन में अपलोड कर दीजिए तो आपकी आरसी उसमें दिख जाएगी। तो कोई भी लॉ फोर्स एजेंसी है वो उसको उससे वेरीफाई कर सकते हैं। आज के दिन में पुलिस वाला आपसे ये नहीं पूछता कि आपका पॉल्यूशन हो रखा है कि नहीं हो रखा, आपकी इंश्योरेंस है कि नहीं है, ठीक है जी। वो आपकी गाड़ी पे स्कैन करता है और एक पर्टिकुलर ऐप से उसको पता लग जाता है कि इस गाड़ी का पॉल्यूशन हो रखा है नहीं हो रखा, इसका रजिस्ट्रेशन वैलिड है कि इनवैलिड है, या इसकी इंश्योरेंस हो रखी है कि नहीं हो रखी। और इसी तरह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी एक डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल रहता है। इस तरह के कई प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल फॉर्म में। लेकिन डिजी लॉकर का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने रख दी उसमें रहेगी, डिजिटल फॉर्म में रहेगी। एबीसी में भी वो एक डिजिटल फॉर्म में रखी हुई है, लेकिन सिर्फ फ़र्क एबीसी और डिजिटल लॉकर में ये होता है कि एबीसी में जो क्रेडिट रहेंगे उनकी लाइफ सिर्फ 7 साल होती है। अर्थात जो मैंने क्रेडिट अर्न किए और अपने लॉकर में रख दिए, एबीसी में रख दिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, उसको 7 साल तक मैं यूज़ कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ गेटिंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड ए डिग्री। अर्थात मैंने एक 3 साल का कोर्स शुरू किया, आसानी के लिए हमने शुरू किया 2022 में। 2022-23 में मैंने अपना फर्स्ट ईयर पूरा कर लिया, और अगर दिल्ली विश्वविद्यालय है तो अर्थात मैंने 2 सेमेस्टर में 22 क्रेडिट यानी कि टोटल 44 क्रेडिट पूरे कर लिए। अब मैं ये कहता हूँ जी कि ये क्रेडिट मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया, मुझे आज के दिन में एक फर्स्ट ईयर के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन दे दिया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये देखा कि 22 क्रेडिट पर सेमेस्टर, टोटल 40 क्रेडिट आपके हो गए हैं, और जो हमारा स्ट्रक्चर है NEP
का NEP 2022 UGCF का, उसके हिसाब से आपने ये 44 क्रेडिट पूरे कर लिए तो आपको सर्टिफिकेशन दे दिया। अब आप कहते हैं नहीं 22 में एडमिशन लिया था, 22-23 में मैंने ये 44 क्रेडिट कर लिए, अब 23-24 में मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मेरे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या मेरा और इंटरेस्ट है या कुछ और चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। आपने 22-23 में नहीं किया, अब आप 24-25 में वापस आए और आपने अपना सेकेंड ईयर शुरू किया। सेकेंड ईयर जब आप शुरू किया आपने फिर अभी तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल लेते हैं, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के बियॉन्ड है, लेकिन अभी हम दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल ही लेंगे कि आपने सेकेंड ईयर किया, उसमें 2 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट क्लियर किए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, 44 क्रेडिट किए और आप कह रहे हैं जी कि अब मुझे डिप्लोमा दे दिया जाए। डिप्लोमा के लिए रिक्वायरमेंट है टोटल 88 क्रेडिट की। सर जी जो मैंने 22-23 में 44 क्रेडिट किए थे उसको यूज़ किया जाए, वो उसको यूज़ कर लेंगे। इस तरह से आपका जो सेकेंड ईयर में 40 क्रेडिट आपने और अर्न किए, टोटल 88 क्रेडिट हो गए, तो आपको एक डिप्लोमा मिल गया। फिर आपने ब्रेक लिया, फिर थर्ड ईयर में आए, आप अपने हिसाब से ब्रेक ले सकते हैं और वापस आके अपने पुराने क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर आप जब क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल पुराने होंगे। अगर 7 साल से पुराने हो गए तो उसकी वैलिडिटी आज के दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो वो आपको क्रेडिट दोबारा अर्न करने पड़ेंगे। वो क्रेडिट एक तरह से उनकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो आप एक क्रेडिट को एक ही बार एक ही तरीके के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि ये पेपर अगर मैंने इस डिग्री के लिए यूज़ किया तो यही पेपर मैं दूसरी डिग्री के लिए यूज़ नहीं करूँगा, डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 7 साल होगी। और आपके डिजिटल लॉकर में वो डॉक्यूमेंट पड़ा है, आप 15 साल के बाद भी आप अपनी डिग्री या मार्कशीट डिजिटल फॉर्म में देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कहीं सरकारी सिस्टम में उसको अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन ABC के अंदर वो डिजिटल फॉर्म में सिर्फ उसकी लाइफ जो है वो 7 साल है। ये ABC और डिजी लॉकर में बेसिक फ़र्क है। तो ABC दिल्ली विश्वविद्यालय ने पिछले 2 साल से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हर बच्चा जो एडमिशन ले रहा है उनका कंपलसरी ABC में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, चाहे वो रेगुलर बच्चा हो चाहे वो SL का बच्चा है। आने वाले वक्त में आप लोगों को ABC की महत्वता ज़्यादा अच्छे रूप से समझ आएगी जब आप अपने क्रेडिट का रिडीम करेंगे एट ए लेटर स्टेज। तो सर जैसे यहीं से एक सवाल जुड़ा हुआ है कि जब बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको ऑनर्स करना था और उनको BA प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया, तो क्या ये देखिए ये NEP का जो मैं बहुत सिंपल भाषा में NEP को ये कहता हूँ कि जो आपका दिल करता है आप करिए, जब करिए। जब में सिर्फ हमने लिमिट 7 साल की रखी। ये नहीं है कि आपका एडमिशन सो कॉल्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में हुआ आप टर्मिनेट ऑनर्स में नहीं हो सकते। आपको इतने क्रेडिट चाहिए, आप इतने क्रेडिट अर्न कर लीजिए और जो कि टोटल क्रेडिट 7 साल में हो, पहला जो क्रेडिट से लेकर लास्ट क्रेडिट की तो वैलिडिटी और ज़्यादा होगी, तो आप ऑनर्स की डिग्री भी ले सकते हैं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आप स्टूडेंट की मर्जी है। अगर आप 2015 का पाठ्यक्रम देखें जिसको हम CBCS कहते थे, उसका मतलब ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था। चॉइस बच्चे की थी लेकिन लिमिटेशन होती है। यहाँ तो वो अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर सकता है, उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर कम्बिनेशन से आगे चले। जिस स्पीड से चलना चाहता है तेज भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। वो आज कहाँ से चला, कल को वो कहाँ जाना चाहता है उसकी मर्जी है। वो हमारे फिक्स सिस्टम में नहीं बंधा हुआ। तो इसलिए बच्चे अगर ऑनर्स करना चाहते हैं, एडमिशन BA प्रोग्राम में हुआ है, तो अगर वो उतने क्रेडिट अर्न कर सकते हैं तो वो डिग्री ले सकते हैं। हाँ नेचुरली वो डिग्री तो एक ही मिलेगी, उनको डिफरेंट क्रेडिट उसके अर्न करने पड़ेंगे और इसकी पूरी जो
कैलकुलेशंस और रिक्वायरमेंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की NEP का एक स्पेशल पेज है, उस पर दी हुई है। और आने वाले वक्त में हमारे यहाँ जो डिग्री नॉमेनक्लेचर और इन सारों की डिफरेंट गाइडलाइंस है वो भी वेबसाइट पे डाल दी जाएंगी। और हो सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस तरह के कुछ सेमिनार करें जिसमें हम बच्चों को बुलाएंगे और उनके जवाब देंगे। आने वाले वक्त में ये सारे क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर मतलब सर ये है कि ड्यू मौका दे सकता है स्टूडेंट्स को कि अपनी डिग्री आप खुद डिज़ाइन करिए। हाँ जी, ये NEP है ही यही। भाई मेरे को इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं साउथ से आया हूँ, मेरे को कन्नड़ आती है, दिल्ली विश्वविद्यालय कह रहे कोई बात नहीं, आप कन्नड़ पढ़ लीजिए। और इस बात का तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रोविज़न किया कि और एग्जामिनेशन ब्रांच तो सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने पूरी 28 की 28 लैंग्वेज पढ़ाई हैं। तो जो बच्चा किसी भी प्रदेश से, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरी की 28 इंडियन लैंग्वेजेस शेड्यूल में जो है उसको हम पढ़ा रहे हैं और उसका एग्ज़ाम हो रहा है। तो वो जो एक प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम जो बच्चों को थी वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब सर लिमिटलेस हो गया है बिल्कुल। मैं देखिए ये वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि जब हम लिमिटलेस की बात करते हैं तो कुछ भी है। हाँ, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पास है उसके कोई भी कम्बिनेशन किसी तरीके से स्टूडेंट ले सकता है, क्योंकि जो नहीं है हमारे पास तो नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय हमेशा तत्पर है कि जो चीज़ें नहीं हैं वो हम ऐड कर रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसी कोई भी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट चॉइस नहीं होगी जो हम ना पूरी कर सकें। बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस, वो भी हमारे यहाँ है और कुछ ऐड हो रही हैं। जैसे अब MA में चाइनीज़ ऐड हो गई, कोरियन ऐड हो गई, और भी हो जाएंगी। लेकिन हाँ, हम बढ़ रहे हैं। और लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जितने कम्बिनेशन मुझे लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय में अवेलेबल हैं, उतने तो शायद ही किसी विश्वविद्यालय में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरोड़ा, और आपको आगामी जो कन्वोकेशन होगी उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उस पर बात करने के लिए फिर हम उपस्थित हैं। हाँ, मैं आपसे एक अंत में एक बच्चों को कहूँगा, 24 फरवरी 2024 को हमारी 100वीं कन्वोकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज़ हॉल में होगी, जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति आएंगे और वो इसका मुख्य अतिथि होंगे। और इन्फॉर्मेशन दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिलेगी। धन्यवाद।